मिसलिनियस में अपने 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। मिसलिनियस भी इंपॉर्टेंट अपनी एक्सरसाइज जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जाती है। इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले के टाइम पे एग्जाम्स में आया करते थे, मिसलिनियस। और अभी तो कुछ चीज़ें हैं जो डिलीट हो चुकी हैं। तो कहता है डिसाइड करो इनमें से कौन सा सेट जो है वो सबसेट है एक दूसरे का। तो आपको ये ए और बी और सी और डी 4 सेट दे रखे हैं और कौन सा किसका सबसेट है। तो पहले आप क्या करना, आप पहले ए सेट का वैल्यू निकाल लो, फिर आप बी सेट का वैल्यू निकाल लो, फिर आप सी का डी का, और फिर चेक करो क्या ए का बी सबसेट है, ए सी का सबसेट है, ए डी का सबसेट है, ऐसे। फिर बी ए का सबसेट है, सी बी। इसमें उल्टा भी चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। पहले आप इन सब की वैल्यू निकालो, करो ट्राई एक बार वैल्यू निकालना। सबसे पहला है जो अपना एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे, इससे x की वैल्यूज निकालोगे। क्या बनाई किसी ने जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 6 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से बनेगा x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, बराबर 0। इससे एक आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक आपकी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यही आ रही है मेरे भाई। यानी कि ये हमारा जो ए सेट है इसे हम कह सकते हैं कि भैया ए सेट जो है वो क्या है, 2 और 6 है। बी सेट की अगर मैं बात करूं तो बी सेट मेरा 2 और 4 और 6 है। मैं सी सेट की बात करूं तो सी में क्या सीन है ना, 2 4 6 और 8 और फिर भाई इनफाइनाइट है। यानी कि ये ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना, इवन नंबर कह सकते हैं। और डी सेट है मेरे भाई 6। अब पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा किसका सबसेट है। तो जैसे ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के अंदर जो है वो बी के अंदर है, हाँ ए बी का सबसेट है। बी, अब ए को सी से ही चेक करो, क्या ए सी का सबसेट है, हाँ है, क्योंकि जो इसमें अंदर है वो है। ए सी का सबसेट है, नहीं, क्योंकि ए में 2 है। क्या सी में 2 है, अच्छा सॉरी ए डी का सबसेट है, नहीं, ए और डी की बात कर रहा हूं मैं, ए डी का सबसेट है नहीं। क्यों, क्योंकि ए के पास 2 एलिमेंट है, 2 और 6, और इसके पास सिर्फ एक ही है, ए डी का नहीं है, ठीक है। अब ये तो एक ही बात हुई है ना मेरे भाई। अब बी पर आओ, बी को देखो, बी सी का सबसेट है, क्योंकि बी के पास 2 और 4 और 6 है। क्या सी के पास है, हाँ है। बी ए का सबसेट है, नहीं, क्योंकि बी के पास 2 और 6 तो है, लेकिन बी के पास 4 भी है जो ए के पास नहीं है। बी सी का तो है, बी डी का सबसेट है, नहीं, क्योंकि बी के पास 2 और 4 भी एक्स्ट्रा है, लेकिन डी के पास तो सिर्फ 6 ही है। इसके बाद मेरे भाई बी की बात हो गई। अब सी को ए से चेक करो, सी ए का सबसेट नहीं हो सकता, सी बी का सबसेट नहीं हो सकता, सी डी का सबसेट भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सी में बहुत ही सारी टर्म्स है, वो सारी ना ए में आती, ना बी में आती, ना डी में आती। डी की बात करो, डी ए का सबसेट है, क्योंकि डी के पास सिर्फ 6 है। डी बी का सबसेट है। डी सी का सबसेट है। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। आपसे कहता है मेरे भाइयों, ये वाली स्टेटमेंट बढ़िया है, ट्रू फॉल्स बताना है अपने को। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, या इफ इट इज फॉल्स देन गिव द एग्जांपल। अगर गलत है तो एग्जांपल के साथ बताओ क्यों गलत है, और सही है तो भैया फिर सही बताओ क्यों है। चलो ट्राई कर लो, एग्जाम्पल लेके भी अज्यूम कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अच्छा देखो, एक समझा देता हूँ, आगे के थोड़े थोड़े आपको समझ आए तो ट्राई करना। देखो चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। उसने बोला है ए सी का सब ए एक्स जो है ना वो मेरे भाइयों ए से बिलोंग करता है, और फिर वही जो ए है ना वो बी में बिलोंग करता है। और फिर आपसे बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है ना वो बी में भी बिलोंग करेगा। आपको, आप बताओ आपको ट्रू लगता है फॉल्स लगता है, फॉल्स है। अब मैं समझाता हूँ क्यों है। ये मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में भी समझा चुका हूँ। मान लो ए बी से बिलोंग करता है, तो मैं पहले ए की वैल्यू लिखता हूँ, पहले ए की वैल्यू लिखता हूँ। एक सेट है मान लो 1 और 2, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि x मान लो, अब ना ध्यान सुनना, जब भी बिलोंग करने की बात हो रही होती है देन इट इज अबाउट एलिमेंट, नॉट अबाउट द सेट। इट इज अबाउट एलिमेंट, मतलब वो उसके अंदर के एलिमेंट की बात कर रहा है, ना कि वो पूरे सेट की बात कर रहा है। ये बिलोंग और सबसेट में फर्क समझो।
जब आप बिलोंग का साइन बनाते हो तो आप उसके अंदर एलिमेंट की बात कर रहे होते हो, जो प्रॉपर सेट है उसकी बात कर रहे होते हो। और जब आप सबसेट की बात करते हो तो सबसेट में जनरली आप एलिमेंट की बात करते हो, और बिलोंग करने में आप कहते हो कि क्या ये नंबर उसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, x जो है मेरे भाई वो मान लो 1 है। तो जैसे मान लो x का वैल्यू 1 है और 1 जो है वो इस सेट में बिलोंग करता है, 1 जो है वो इस सेट में बिलोंग करता है, 1 जो है वो इस सेट में बिलोंग करता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है आगे जाके कि a जो है ना वो b में बिलोंग करता है, मतलब a जो पूरा एलिमेंट है, जो पूरा मुझे a दिखाई दे रहा है, ये पूरा b के अंदर आता होगा। तो मैं बना देता हूँ, जैसे मैं b सेट बनाता हूँ, तो जब मैं b सेट बनाऊंगा तो b में बहुत सारे नंबर होंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके साथ ये भी होगा क्योंकि a b से बिलोंग करता है। तो लेकिन ये पता है कैसा होगा, ये ऐसे होगा, कॉमा डाल के 1 और 2 और, मतलब ये पूरा एज एन एलिमेंट अगर ये बिलोंग करता है तो ये जो पूरा फॉर्म है वो उसके अंदर आता है, तब मैं कहूंगा कि हाँ ये इससे बिलोंग करता है। जैसे मेरी बात ध्यान समझो, मैंने कहा था कि मान लो a का वैल्यू 1 और 2 है, मतलब a के अंदर 1 भी आता है और 2 भी आता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसका एक एलिमेंट है 1 जो x है, जिसका मतलब x a से बिलोंग करता है, क्योंकि x का जो एलिमेंट है वो 1 है, वो भी एक a सेट के अंदर आता है। फिर मैंने कहा कि a सेट जो है ना वो b से बिलोंग करता है, यानी कि a का जो ये पूरा सेट है जिसके अंदर 1 और 2 आ रहे हैं, ये किस में बिलोंग करते होंगे, ये b में। तो वो पूरा सेट ऐसे बिलोंग करता होगा। तो आप मुझे बताओ क्या x जो है वो b में आता है? तो आप कहोगे भैया ये आता है b में, 1 एज एन एलिमेंट जिसके बाहर ब्रैकेट है, ना कि वो प्रॉपर एलिमेंट डीपली आता हो। जो x का वैल्यू 1 है वो बिलोंग नहीं करता b के अंदर, वो b के अंदर बिलोंग नहीं करता। समझ में आया मेरी बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ऐसे करना है, ठीक है? क्लियर? इसको कर लो, इसको लिख लो इसको, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करना। अब आप कहोगे भैया इस केस में a जो है ना वो सबसेट है b का, मतलब b एक सेट होगा और b के अंदर मान लो 3 एलिमेंट आते हैं, 1 2 और मान लो ये 3, 3 एलिमेंट आते हैं। और जो a है ना वो भी एक सेट है, और a के अंदर जो एलिमेंट है वो b में भी आते होंगे, तभी वो उसका सबसेट कहलाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं a के अंदर मान लो 2 आ रहा है, तो 2 इसका एलिमेंट है, क्या 2 एलिमेंट b में आ रहा है? तो आप कहोगे भैया a जो है वो b का सबसेट है। लेकिन अब आप देखो आगे कहता है b जो है ना c से बिलोंग करता है। बिलोंग वाली कहानी है, बिलोंग वाली कहानी कैसे, यानी कि जो पूरा b है ना, ये पूरा, ये सारा किसके अंदर आता है, c के अंदर। तो c बनाऊंगा और c में लिखूंगा 1 2 और 3 तो आता ही है, उसके साथ साथ 4 भी आता है और 5। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, जो b है, ध्यान से देखो, जो b है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा c से? आप बोलोगे हाँ भैया कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो b के एलिमेंट है सारे वो c के अंदर है। अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि तो इसका मतलब a भी c से बिलोंग करेगा। तो भैया a को देख लेते हैं एक बार, a क्या है, a जो है वो हमारा सेट है 2, तो क्या ऐसा c के अंदर है? आप बोलोगे नहीं भैया 1 और 2 और 3 पूरा है, इसका मतलब स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। क्लियर है मेरे भाई? कर लो इसको आराम से। चलो कहां तक करे तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर अभी हमने थर्ड करना है ना, एक बार थर्ड समझा देता हूँ। कहता है ए बी का सबसेट है और फिर बी सी का सबसेट है, तो कहता है ए सी का भी सबसेट। जायज बात है, होगा। कैसे? मान लो हम ए को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं हम 1 2 3 और फिर सी को मान लेते हैं 1 2 3 और 4, तो हम कहेंगे हाँ जी ए सी का सबसेट है। लेकिन क्या ए सी से बिलोंग करता है? तो ए जो है ना एलिमेंट होना चाहिए। देखो ये सेट है बेटा, अगर बिलोंग की कहानी होती तो बिलोंग में होता कि a इज इक्वल टू 1 और 1 इसमें बिलोंग कराते ना, आप तो इसको ऐसे लिखते आप ऐसे, हाँ ये है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है ना। अभी आप कहोगे कि हाँ ए बी का सबसेट है क्योंकि उसमें भी है और ए
जो है सी का भी सबसेट है, क्योंकि देखो बी जो है ना, बी सी का सबसेट है कि नहीं है, हाँ है। तो ए बी का है और बी सी का है, इसका मतलब ए सी का सबसेट है। ये एक एग्जांपल बनाया हमने। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर मेरे भाई नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ देखना ना, इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट कहता है कि ए ना बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। तो ए को हम मान लो, मैं लिख देता हूँ ए का जो सेट है, मैं मान लो लिख देता हूँ, एग्जाम्पल मान के करोगे ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो आप लिख दो कि जो ए है वो है 3, ठीक है, और ए बी का सबसेट नहीं है, तो मतलब बी के अंदर ये 3 एलिमेंट नहीं होगा ना। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 4 और 5 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। फिर आपसे कहता है बी सी का सबसेट नहीं है, यानी कि बी के अंदर जो आ रहा है ना वो सी में नहीं है। तो सी के अंदर 1 2 4 5 नहीं होगा, 1 2 4 5 नहीं होगा, क्योंकि बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। मैंने लिख दिया 6 7 8। अच्छा 3 भी डाल सकता हूँ क्या, हाँ डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बी उससे सी का सबसेट नहीं हो रहा, सी हो सकता है। अब बताओ क्या ए सी का सबसेट है, आप बोलोगे हाँ भैया है। ए सी का सबसेट नहीं है, आप बोलोगे कि भैया ए तो सी का सबसेट यहाँ बन सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 हम लिख सकते हैं, वहां से ये तो शो हो रहा है कि हाँ बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए और बी सी का सबसेट हो सकता है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं फॉल्स है, गलत लिखी हुई है। एग्जाम्पल हमने करके दे दिया। नेक्स्ट मेरे भाई फिफ्थ देखो, ध्यान समझना। कहता है एक्स बिलोंग नहीं करता, एक्स बिलोंग करता है ए से। तो इसका मतलब एक्स जो होगा, एक्स को मैं मान लो 1 मान लेता हूँ, तो मैं कहूंगा 1 बिलोंग करता है ए में, यानी कि जब मैं कभी ए लिखूंगा तो उसके अंदर 1 एज अ एलिमेंट बन के आएगा। तो अब ए जो है ना, उसके बाद बोला ए बी का सबसेट नहीं है, तो पहले मैं 1 को लिखता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, ये ए है। तो मैं कहूंगा 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मैं 1 को ऐसा सेट बना देता और फिर मैं कहता 1 इसमें बिलोंग करता है, तो आप कहते भैया ये गलत बात है, इसे नहीं लिखो, है ना, ये गलत है। तो मैंने तो यहाँ प्रॉपर उसका एलिमेंट लिखा है, मैंने कहा 1 जो है वो बिलोंग करता है किसमें, ए में, और 1 उसके अंदर एज एन एलिमेंट है। फिर कहता है ये तो हमने ए बना दिया। अच्छा फिफ्थ में उसने बोला ए जो है ना वो बी का सबसेट नहीं है, यानी कि बी में मेरे भाइयों 1 2 3 4 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, लेकिन ये नंबर सारे नहीं आएंगे। फिर उसके बाद उसने बोला है कि क्या एक्स बी से बिलोंग करेगा, तो क्या यहाँ पे जो एक्स है 1 क्या बी में बिलोंग करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर है, फॉल्स है। लास्ट पार्ट देखो, सिक्स पार्ट मेरे भाई कहता है कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, और एक्स बिलोंग करता है बी में। तो आपको कहता है कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए से, ये आपको बोला है। अच्छा बिल्कुल सही, एक्स बी से भी बिलोंग नहीं करता, तो एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, ये चीज शो करो। अब ए बी का सबसेट है मेरे भाई, तो पहले हम ए को लिख देते हैं, ए को लिख देते हैं हम 1 और 2 लिख देते हैं, और फिर बी उसका सबसेट है, तो 1 और 2 और 3 लिख दें। अब देखो ए बी का सबसेट है, हाँ ए बी का सबसेट है। फिर एक्स एक ऐसा नंबर है जो बी में बिलोंग नहीं करता, तो हम एक्स को 5 मान लें, कहेंगे 5 नहीं बिलोंग करता बी से, बिल्कुल सही बात है। तो 5 ए से बिलोंग करेगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू निकली, ट्रू है ये स्टेटमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना। आपको कहता है कि ए और बी और सी तीनों सेट्स हैं, ठीक है, और इस तरीके से कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, और मेरे भाइयों ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन सी के। तो उसने बोला था कि शो करो यहां से कि बी और सी बराबर हो, यही था ना। अब ध्यान समझना, अब आपको पता है, सबसे पहले आप ये चीज कहना कि भैया अगर बी और सी बराबर है तो इसका मतलब ये हमें शो करना है, तो इसका मतलब बी जो है ना वो सी का सबसेट होना चाहिए, और सेम सी बी का भी सबसेट होना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। सबसेट मतलब जैसे अगर ए मान लो ए है 1 और 2 और बी मान लो वो भी 1 और 2 है, अगर दोनों को बराबर करना है तो ए बी का सबसेट होगा इस केस में, आप बोलोगे हाँ, और बी ए का सबसेट होगा, हाँ भैया दोनों चीज होगी। तो ये चीज ध्यान रखो, जब भी किसी सेट को बराबर करना हो तो वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। अब आप सबसे पहले ये कहोगे कि भैया ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी ये भी बराबर है, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो ये तो आप अज्यूम करके कर दो, या फिर आप सबसे पहले लिखो
कि लेट अज्यूम, है ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि x एक एलिमेंट है। अब देखो चीजें लिख के भी करनी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लिखना भी है। x एक एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा था किस सेट से, बताओ कि सबसे पहले किससे हमने बिलोंग कराया था, b से बिलोंग कराया था, कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो b सेट से बिलोंग करता है। अगर वो b सेट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब, ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले ये सिचुएशन लिखेंगे कि a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के, तो x एक ऐसा एलिमेंट है जो b से बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहां से बिलोंग कर रहा है ना। अगर वो यहां से बिलोंग कर रहा है यानी कि इन दोनों के यूनियन में आ रहा है वो, जैसे मान लो जब इनका यूनियन निकालेंगे ऐसे, ये दोनों का यूनियन है a और b, तो वो इनके यूनियन में यहां भी हो सकता है, कॉमन में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और वो बराबर है a यूनियन c के। तो a यूनियन b में मतलब a और b के किसी एलिमेंट में से किसी एक का एलिमेंट है, और वो बराबर है a और c के। इसका मतलब वो हो सकता है या तो a का एलिमेंट हो या फिर c का एलिमेंट हो। तो b हम ऐसा कहेंगे यहां से कि a यूनियन b बराबर है, इसका मतलब x बिलोंग करता है कहीं ना कहीं से, तो a यूनियन b से बिलोंग करता होगा x, क्योंकि x बिलोंग करता है b से, तो भैया उसके यूनियन से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो b में पाया गया है तो वो a यूनियन b में भी पाया जाएगा। कैसे, जैसे मान लो मैं कहूं a सेट है 1 और 2 और b सेट है 2 और 3, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया 1 और 2 और 3। मान लो मैं उसमें बात कर रहा था 3 की, तो ये बताओ 3 b में आ रहा है, तो क्या 3 a यूनियन b में नहीं है, यानी कि वो इस दोनों में बिलोंग करता है, तो x बिलोंग करता है यूनियन में भी। और अगर इसमें बिलोंग करता है तो हमें पता है कि a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के। इसका मतलब x या तो इसमें भी बिलोंग करता होगा या फिर इसमें, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो वही x बिलोंग करता होगा या तो a में, या फिर हो सकता है वो किस में बिलोंग करता हो, किसी एक में हो सकता है, या हो सकता है क्या पता दोनों में ही करता हो। तो ये चीज हमने लिखी थी, और इसके बाद आपको याद है यहीं से हमने गेम स्टार्ट करी थी। हमने क्या करा था कि मान लेते हैं a में बिलोंग करता है, तो है ना, हम यही लिख रहे थे इसके बाद कि मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट टेक कि x जो है ना वो b से तो करता ही है, ये तो हमने अज्यूम करा ही है। अब मान लेते हैं कि वो a में बिलोंग करता है, किस में बिलोंग करता है, a में। अब यूनियन वाला काम खत्म, कॉमन वाले में आओ। आपको पता है a कॉमन b बराबर है b कॉमन c के। x एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी है, और जायज बात है ये दोनों का कॉमन है, तो हमें पता है कि x बिलोंग करता है a से, तो जायज बात है वो x बिलोंग करेगा, और वो हमें पता है b में भी बिलोंग करता है, तो हमें पता है कि वो इनके कॉमन में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इन दोनों a में भी आ रहा है b में भी आ रहा है, यानी कि दोनों के कॉमन में भी आएगा। और अगर वो इनके कॉमन में आएगा तो फिर इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा b और c के कॉमन में भी, है ना। और यहां से हम ये देखेंगे कि इसका मतलब x b में भी आता है और c में भी, क्योंकि वो दोनों का क्या है, कॉमन लिखना, और कॉमन में आ रहा है तो इसका मतलब b में भी आता है। और सो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि x किस में भी आ रहा है, c में भी आ रहा है। तो भैया यहां से हमने निकाला कि x a में भी आ रहा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, हमने a अज्यूम करा था, ये माना था, तो c में भी आ रहा है, इसका मतलब x a में भी बिलोंग कर रहा है और भैया c में भी बिलोंग कर रहा है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x b में तो आ रहा था और उसके साथ साथ c में भी आ रहा है, इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ c, क्योंकि वही एलिमेंट उसमें भी आ रहा है। जब एक चीज मानो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब मैं कहूं कि ये मान लो अपना b है 1 2 3, और ये मान लो अपना c है, ये आ रहा है 2 3 और 4, और आप एक एलिमेंट मान लो 3 की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो 3 b में आ रहा है और फिर 3 c में भी आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है ना, ये इसका क्या हो, सबसेट हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ वो दोनों में, जब भी आप ऐसा लिखना, जब भी कोई एक एलिमेंट इसमें भी आता हो और इसमें भी आता हो तो वो इसका सबसेट हो सकता है। सेम ऐसे ही अब आपने B से A निकाला और C में बिलोंग कराया, B C का सबसेट। अब इसी का उल्टा करना है, अब आपने A में बिलोंग कराया था, अब आप किस में बिलोंग कराओगे, लेट टेक कि जो X है वो किस में बिलोंग कर रहा है, C में। अगर C में बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है ऑलरेडी कि B में तो हमने अज्यूम ही कर रखा है। अब आपको पता है B और C का कॉमन, आपको पता है कि इसका मतलब X C में तो कर रहा है और C और B के कॉमन है, तो X B और C के कॉमन में भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि C में भी बिलोंग कर रहा है और
बी में भी, तो बी और सी दोनों के कॉमन में भी आएगा। और जब दोनों का कॉमन देखेंगे तो वो हमें पता है वो किसके बराबर है, ए और बी के कॉमन के बराबर है, इन दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहां से कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड, हम कंक्लूड कर रहे हैं क्या, कि जो एक्स है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी के कॉमन में बिलोंग कर रहा है, बी में तो करता ही है, ए में तो हमने इस बार नहीं माना, लेकिन हमने कंक्लूजन से क्या निकाला कि वो ए में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हम कहेंगे कि एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी में तो कर ही रहा था और अब सी में भी कर रहा है। तो बी और सी से मेरे भाई कंक्लूजन निकलेगा, ऐसा मान लेंगे कि सी बी का भी सबसेट है। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो हम कह देंगे कि बी और सी आपस में, ये करना था। क्लियर है मेरे भाई? खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको कहा है कि ए बी का सबसेट है। अगर मैं ये ए बना दूं और बी बनाऊं तो बताओ ये होगा, ये ए है और ये बी है, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब, ये एक कंडीशन है। फिर कहता है सेकंड कि ए माइनस बी नल है, मतलब अगर ए में से मैं बी को घटाऊं तो आंसर नल आएगा। मतलब जो बी है ना वो पूरा ए का पार्ट है। क्यों? जैसे मान लो आप ये कहोगे ना ए बी का सबसेट है, तो आपने इसे ऐसे लिखा होगा कि अज्यूम कर रहे हैं ए जो है हमारा क्या है 1 2 3 और 4, और बी हम अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब a माइनस बी अगर हम करेंगे तो आप a में से b को माइनस करोगे, यानी कि a के सारे एलिमेंट में से आप b हटा दोगे और फिर देखोगे कितना बच रहा है। यही तो करते हो। a माइनस बी में आप क्या करते हो, आप अगर वेन डायग्राम भी बनाओगे तो आप कहते हो भैया a माइनस बी का मतलब ओनली a है ना, यानी कि सिर्फ ये। तो अगर आप a में से b को माइनस कर दोगे, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट इसमें से हटा दोगे, तो फिर ए पे बचेगा ही क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो ये नल है, सही बात है। तीसरी कंडीशन थी कि ए और बी में अगर आप कॉमन लोगे तो आंसर ए और बी में यूनियन लोगे तो बी आएगा। तो हमने फर्स्ट कंडीशन बनाई थी कि ये ए है और ये बी है, ए जो है ना वो बी का सबसेट है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं ए और बी, अब बी के अंदर ही ए है, मैं आपको कहूँ ए और बी का यूनियन लो, तो आप ए भी लोगे और बी भी लोगे और दोनों में कॉमन भी लोगे, तो आप कहोगे भैया ए यूनियन बी तो बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एट लास्ट तो क्या है, बी ही है। और लास्ट केस है ए कॉमन बी, जो कि ए के बराबर है। मतलब अगर आप ए और बी में कॉमन लोगे, ए और बी में कॉमन ढूंढोगे, तो आप कहोगे भैया वो तो ए ही है सारा कॉमन। तो ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट दिखानी थी। तो इसको तो ऐसा बता सकते हो, लेकिन प्रॉपर वेन डायग्राम की कंडीशन में आप बताओगे तो आप पहले ये कह देना कि भैया ए बी का सबसेट है, ये ए है, मेरी बात सुन, पहले ये लिख देना ए, फिर आप कहना बोलना ये रहा बी, ये दिखा रहा है ए बी का सबसेट है, ये कंडीशन दिखा रहा है। सेकंड कंडीशन वो क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर मैंने ए में से बी को माइनस करा, ये मेरा ए होगा और ये मेरा बी होगा, तो ए में से अगर मैं ये b माइनस कर रहा हूं तो यहाँ जो मेरा a बच रहा है ना वो कुछ भी नहीं बच रहा, नल बच रहा है। मतलब a के पास मेरे सारे ऐसे एलिमेंट हैं, a के पास मेरे जो भी एलिमेंट है, मान लो ये 1 2 3, और फिर b के पास, अब जायज बात है a b का सबसेट है उसी से समझ लो, b के पास मान लो जो भी है 1 2 3 है, फिर 4 5 6 है मान लो। तो अगर मेरे को कोई a में से b को माइनस करने के लिए बोले तो आप a में से b को माइनस करते हो तो आप क्या करते हो, सारे एलिमेंट हटा देते हो, कॉमन वाले हटा देते हो और फिर देखते हो ए के पास क्या बच रहा है। तो आप कहोगे भैया ए में से जब बी को हम माइनस करें ना तो ए के पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी कि ए के पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी कि ए के पास जितने भी कॉमन है वो सारे बी में भी हो, ताकि हम दोनों कॉमन को हटा दें और फिर ए के पास कुछ भी ना बचे। तो इस सिचुएशन को भी आप ऐसे लिखोगे भैया ये रहा ए और ये रहा बी, क्योंकि अब आप ए में से जब बी को माइनस करोगे तो आप कहोगे भैया ये ए है, इसमें से अब बी घटाना है, तो आप कहोगे भैया इसी ए में सारे बी हैं, जब हम ए में से बी को हटाएंगे तो पूरा ए भी खत्म ही हो जाएगा, ए में कुछ बचेगा ही नहीं, ए हो जाएगा नल। फिर तीसरा केस था मेरे भाई, तीसरा केस आपको क्या कहता था कि ए यूनियन बी करोगे तो बी के बराबर आना चाहिए।
तो आप ए यूनियन बी जब करो, जैसे ए और बी है और इनमें जब आप पूरा यूनियन निकालो तो वो एट लास्ट घूम के बी ही आना चाहिए। तो जो फर्स्ट केस लिया था आपने वही मान लो इसको, ये रहा ए और ये रहा बी। अब आप ए और बी में कॉमन और ए और बी दोनों निकालो तो आप कहोगे भैया ये पूरा का पूरा क्या ही है, बी ही है। और लास्ट केस आपको बोलता था उसने कि ए और बी में कॉमन बताओ, तो हम वही केस बनाते हैं, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी। ए और बी में कॉमन क्या है, ए ही है, यानी कि बस इसमें इतना शो करना था, बिना अज्यूम करे एग्जांपल लिए भी आप खत्म कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से समझो। कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो फिर आपको कहता है कि सी माइनस बी को सबसेट बताओ सी माइनस ए का। अब इसे कैसे करना है ध्यान से समझना। पहले तो आप ये समझो ए बी का सबसेट है ना, हाँ ठीक है, और सी माइनस बी सबसेट हो जाए सी माइनस ए का। तो पहले आप यहाँ एक एलिमेंट उठा लो एक्स, फिर से वही कि लेट अस टेक कि एक एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट लिख देना यहाँ पे प्रॉपरली कि एक्स एक एलिमेंट है और वो बिलोंग करता है सी माइनस बी से। सबसे पहले सी माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ से ये निकालो कंक्लूजन। सी माइनस बी मतलब ओनली सी। अगर वेन डायग्राम से हम समझें तो ओनली सी मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा है ना, ओनली सी, ओनली सी। इसका मतलब बी नहीं ना, तो आप ये कहोगे कि इसका मतलब एक्स सी से तो बिलोंग करता है बट जो एक्स है ना वो बिलोंग नहीं करता बी से। ये कंक्लूजन निकालेंगे। इसके बाद आप ये लिखो, नाउ वी नो, हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी का सबसेट है ना। ये बताओ एक्स बी में तो आता नहीं और ए उसका सबसेट है, तो क्या एक्स ए में आएगा, नहीं, तो एक्स ए में भी नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सी माइनस ए में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एक्स सी में तो आता है और ए में नहीं आता, तो ओनली सी में आएगा, ये भी हम कह सकते हैं। अब एक चीज खुद सोचो, एक एलिमेंट जो सी माइनस बी में भी आता है और वही एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, वो इससे बिलोंग करता है और वो इसमें भी आ रहा है, तो जाहिर बात है ये इसका सबसेट है। सो हम यहां से कहेंगे सो नाउ वी कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं यहां से कि x बिलोंग करता है c माइनस बी से, एंड फिर हमने देखा कि x वही c माइनस ए से भी बिलोंग कर रहा है, सो c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। ये हो सकता है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया? बस इतना ही तो कर लो। ध्यान से सुनो, आप क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सबसे पहले शो करो कि a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b और उसका यूनियन a माइनस बी हो। ये पहला पार्ट है। और मेरे भाइयों इसका दूसरा पार्ट में कहता है सेम यही, a यूनियन b माइनस ए बराबर प्रूफ करो a यूनियन b के। ठीक है, ये दो पार्ट है, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी याद रखनी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको समझते हैं। इसको सबसे पहले आपको इसमें भी a माइनस बी पे फोकस करना है और यहाँ भी b माइनस ए। यहाँ राइट हैंड साइड पे सॉल्यूशन स्टार्ट करो। राइट हैंड साइड में आप लिखोगे कि भैया ये a माइनस बी है। a माइनस बी का मतलब ओनली a। ओनली a मतलब कि जैसे अगर वेन डायग्राम में बनाऊं तो ओनली a मतलब ये सिर्फ ये वाला हिस्सा, उस a और b का कॉमन भी नहीं, यानी कि पूरे a में से क्या माइनस कर दूं, a माइनस ए इंटरसेक्शन b माइनस कर दूं। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? और क्या मैं ये चीज लिखने के साथ साथ इसी को एक और तरीके से लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, मैंने कल ही आपको सिखाया था, a और b है, मैंने बोला था कि आप इसको ये लिख सकते हो a और b कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको याद हो a और b कॉम्प्लीमेंट का कॉमन, जैसे a में पूरा ये आ जाएगा a, और b कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको b कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो b कॉम्प्लीमेंट मतलब, ध्यान से देखो, b कॉम्प्लीमेंट मतलब b नॉट। और अब आप इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो तो आप कहोगे भैया ये हिस्सा a का तो कॉमन नहीं है, ये तो नहीं है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये b नॉट में भी है और a में भी है, यानी कि इन दोनों का ये हिस्सा कॉमन ओनली a b कहलाता है।
तो आपको मैंने यही बताया था कि a माइनस बी को आप क्या लिखें, a माइनस बी को आप लिखें a इंटरसेक्शन b नॉट। रट्टा मार लो इस बात को, ये इसमें भी काम आएगा। अब इस पे देखो राइट हैंड साइड है, आप लिखोगे भैया तो हम a कॉमन b तो पहला है ही, और उसके बाद यूनियन है दूसरा, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट b नॉट, a कॉमन b नॉट। अब ये ओपन हुई पड़ी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओपन हुई है, इसको वापस खोलो, मतलब ओपन है क्लोज करो। तो देखो समझो, जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे मान लो ऐसा लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है, तो आप इसको इसके साथ करते थे, क्या लिखते थे, ए यूनियन बी लिखते थे, और फिर यही ए यूनियन सी लिखते थे, यही पूरा, और जो इंटरसेक्शन था बीच में होता था वो बीच में आता था, यानी कि ये इंटरसेक्शन इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये यूनियन, और ये जो कॉमन है ये बाहर आ जाएगा, और दोनों तरफ क्या कॉमन है, ए, ये बाहर रहा होगा, एक तरफ अंदर रहा होगा बी, और एक तरफ रहा होगा बी। ये समझ में नहीं आया तो पूछो, आया समझ में? मुझे बताओ बी और बी नॉट क्या होगा अगर मैं एक सेट बनाऊं पूरा, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा बी नॉट है, ये पूरा बी है, बी और बी नॉट दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ ए है कॉमन, इस पूरे को आप यूनिवर्सल सेट कहोगे, और ए और यूनिवर्सल सेट के बीच में आपको कॉमन ढूंढना है। तो ध्यान से सुनो, ये अपना ए है, ये अपना यूनिवर्सल है, ए मतलब सिर्फ ये, यूनिवर्सल मतलब ये, इनमें कॉमन क्या है, ए। तो आंसर क्या हुआ, कोई दिक्कत समझ में आया? मेन चीज है ये। अब सेम यही चीज मैं आपको यहाँ फॉलो कराऊंगा। सेकंड पार्ट देखो मेरे भाई, सेकंड पार्ट आप क्या कहोगे भैया, ए, अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट साइड प्रूव करनी है, यहाँ बी माइनस ए है, बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, यानी कि बी में से ए और बी का कॉमन माइनस कर दो, यानी कि बी में से बी के साथ कॉमन लो क्या, ए नॉट, बी के साथ कॉमन लो ए नॉट। कैसे, इसको समझते हैं। ये हमारा बी होगा, ये हमारा बी होगा, बी हमारा पूरा ये होगा, इसके अंदर ये पार्ट भी आएगा, और ए नॉट में मेरे भाइयों ये सारा आएगा, ये सारा, तो ये वाला पार्ट कॉमन रह जाए, ए यूनियन बी और ए नॉट का कॉमन, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। फिर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा, फिर बीच में साइन इंटरसेक्शन, और होगा ए यूनियन ए नॉट। ए यूनियन ए नॉट क्या हो जाएगा, ए होगा या फिर यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल होगा, है ना। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो जो कॉमन है वही आएगा, यानी कि ए यूनियन बी आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। कर लो मेरे भाई जल्दी से। तो आओ इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, और इसको हमें ए के बराबर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे कि ए यूनियन, तो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम देखेंगे ए यूनियन इस ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर वही ए यूनियन लगा के इस बी से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले ए यूनियन ए से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसी ए यूनियन को इस बी से मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में इनके साइन था कॉमन डाल दो, और इसके बाद ए यूनियन ए मतलब ए ही होगा, क्योंकि ए और ए का बीच में यूनियन ए ही होगा, और ए यूनियन बी को हम एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, और ए मतलब सिर्फ ए पूरा। इसमें आपको दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो इसका दोनों का कॉमन ए ही होगा, बस इसमें इतना ही प्रूफ करना था। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए पहला, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, और उन दोनों का यूनियन, ए इंटरसेक्शन ए दोनों में कॉमन ए ही है, ए आ जाएगा। और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बताना है ए के साथ, तो पहले हम ए लिख देंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर सिर्फ ए लिखा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये पूरा ए पार्ट होगा, और ए और बी का कॉमन होगा ये पार्ट। अब इन दोनों में यूनियन ढूंढना है, तो इन दोनों में यूनियन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वहां पे ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी बराबर हो, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि ए का मतलब 1 2 3 है, ए एक सेट है, और बी जो है वो 2 3 4 5 है, और इस तरीके से बनाना कि ए और बी का जो कॉमन है वही कॉमन ए और
सी का भी हो, जो ए और बी का कॉमन है वही ए और सी का भी कॉमन हो। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी भी हमने कुछ अज्यूम कर लिया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 3 और यहाँ भी 2 3, 2 और 3 लिख देंगे यहाँ पर। और ए इंटरसेक्शन सी हम लिख देंगे फिर से 2 और 3। हमने एक ऐसे नंबर रखे जो तीनों में हो, लेकिन उसके अलावा मैंने सी में एक एक्स्ट्रा नंबर रखा 9 जो बी में नहीं है। तो हम यहाँ से ये तो कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर तो है, लेकिन 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो सी में बिलोंग करता है और बी में बिलोंग नहीं करता। और यहीं से हम कहेंगे कि इसका मतलब बी और सी बराबर नहीं है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आओ मेरे भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, ध्यान से सुनना, ये वाला अपन ने करा था कल, ये वाला भी कहता है इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू नल, और ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के, तो आपको कहता है कि ए को बी के बराबर प्रूव करो, ये चीज करो। ठीक है। और हिंट आपको दे रखा है वो एक लिख लेना, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स में वर्क कर लेना। और दूसरा कहता है कि बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स में वर्क कर लेना। एक बार समझ लो फिर कर लेना। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये ए इसके बराबर क्यों दे रखा है ये हम अज्यूम तो करेंगे, लेकिन ये क्यों करेंगे? क्योंकि हम कहेंगे भैया ए इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद, और फिर बीच में साइन यूनियन है, और फिर ए इंटरसेक्शन एक्स। और हमें पता है ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ पर नल के बराबर है, ये नल हो जाएगा। यूनियन में ए इंटरसेक्शन ए है, और ए इंटरसेक्शन ए हमें पता है ए ही होता है, और उसका यूनियन नल के साथ ए ही होगा, तो इसीलिए इसको ए के बराबर दे रखा है। ये हम जस्ट शो करेंगे, लेकिन अब हम सॉल्व जब करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम ए यूनियन एक्स की जगह क्या लिखेंगे? बी यूनियन एक्स। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स लिखेंगे, और फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? एक्स के साथ। ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ, बीच में यूनियन का साइन है। ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहेगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन एक्स हमें पता है क्या होता है? नल। तो ये नल हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहेगा। और ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप यूनियन निकालोगे नल के साथ, तो आपको पता है आंसर ए इंटरसेक्शन बी आएगा, चाहे कॉमन लेना हो चाहे कुछ भी लेना हो, दूसरा वाला ही हमारा आंसर आता है। इसको स्टेटमेंट 1 लिख दो। सेम बी में भी यही काम करो, बी यूनियन एक्स को क्या मान लो? ए यूनियन एक्स, और उसका इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन ए, और फिर बी इंटरसेक्शन एक्स यहाँ पर, और बीच में, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए को एज इट इज लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी उल्टा करके, क्योंकि बात एक ही हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे यूनियन है, बी इंटरसेक्शन एक्स कहलाएगा मेरे भाई नल, और इन दोनों का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो कि बी के बराबर होगा, और इन दोनों उसके यूनियन के बराबर है। इसका मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर है। साइड बाय साइड मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ लो, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कहता है सेट ए निकालो, बी निकालो और सेट सी निकालो, तीनों निकालो। ठीक है। और इस तरीके से कि ए इंटरसेक्शन जब बी करोगे और बी इंटरसेक्शन जब सी करोगे और ए इंटरसेक्शन जब सी करोगे, तो ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब इन तीनों का आंसर नल ना आए। लेकिन जब आप तीनों का कॉमन लो तब आंसर नल आ जाए, तब इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए। तो इन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए ना, लेकिन इन तीनों के इंटरसेक्शन दोनों इंडिविजुअली दो दो करोगे, उसमें तो आंसर आना चाहिए। तो आप कुछ भी ले लो, लेट अज्यूम, कुछ भी अज्यूम कर लो तीनों सेट को। ए को पहले मान लेते हैं 1 और 2 और 3, फिर ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तो 2 और 3 और 4 लिख देता हूं। फिर सी में भी कुछ आना चाहिए। मेरे भाई यहाँ पे 2 3 4 नहीं लिखता, 3 4 और 5 लिखता हूं, ताकि ए और बी में सिर्फ एक ही चीज कॉमन हो। और जब सी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 5 और 1 और 3 लिख रहा हूं, 5 1 और 7 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो अब ए और बी में कॉमन देखो ध्यान से, ए और बी में आप क्या कॉमन कहोगे? आप कहोगे भैया ए और बी में कॉमन है 3, और बी और सी में क्या कॉमन है?
आप कहोगे भैया बी और सी में 5 कॉमन है। फिर आप कहोगे भैया ए और सी में क्या कॉमन है, आप कहोगे भैया ए और सी में 1 कॉमन है। फिर आप कहोगे भैया अगर हम तीनों में देखें तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जो तीनों के साथ हो, तीनों में ऐसा नंबर जो तीनों में हो, कोई भी नंबर नहीं है। बस इतना ही करना है इसमें। क्लियर है, सेट पेपर खत्म अपना।